सिस्टम को कैलकुलेट करना, उसके लिए पुलिंग फोर्स के लिए कैलकुलेट करना और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के बारे में कैलकुलेट करना। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। उसके बाद ये 2 गोल भी गायब है क्या? अच्छा, ये 2 गोल इधर है क्या? ठीक है। यहाँ पे कोई और लकड़ी थी जो गायब है? अच्छा ठीक है, मतलब खाली तुम्हारी सखी सहेली गई है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अगला जो है टॉपिक डिस्कस करो, हम लोग यहां नोट करेंगे फिल्म। कौन सा फिल्म? लिक्विड फिल्म। हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे लिक्विड फिल्म। लिक्विड फिल्म के बारे में क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। हमने क्या किया कि एक इस तरीके से फ्रेम लिया, ठीक है ना, ये फ्रेम लिया और इस फ्रेम को मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी भी एक जो स्लाइडर या रिंग से या फिर एक हल्की सी किसी भी मटेरियल लकड़ी से या छड़ से, रॉड से, स्टिक से, किसी से इसके ऊपर ऐसे रख दिया स्लाइड करने के लिए, ठीक है। ये फ्री है स्लाइड करने के लिए। मैंने इसको लिक्विड के अंदर ऐसे डिप कर दिया और डिप करने के बाद निकाला, तो इसके ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर एक लिक्विड की पतली सी फिल्म बनेगी। अच्छा, फिल्म कैसी होगी जरा ये देखो। ये फिल्म कुछ ऐसी होगी, ये इसका कुछ थिकनेस होगा, इसका कुछ थिकनेस होगा, ये अपर सरफेस फ्री होगा, ये फ्री सरफेस होगा, ये लोअर सरफेस भी फ्री होगा। सो एक लिक्विड फिल्म की 2 सरफेस फ्री हो गई, 2 सरफेस क्या हो गई? फ्री हो गई। तो इस सरफेस पे भी टेंशन लगेगा, सरफेस टेंशन, और इस सरफेस पे भी सरफेस टेंशन लगेगा। सो लिक्विड फिल्म पे काम करने वाले 2 फ्री सरफेस पे 2 टेंशन लगते हैं। समझ में आ गया मेरी बातें? अब जरा ध्यान से सुनना कि अगर इसका टोटल लेंथ L है, अगर ये टोटल लेंथ हमने L मान रखा है और जैसे इसको शॉर्ट सॉल्यूशन के अंदर मैंने डिप किया, तो इसको इधर की तरफ क्या करेगा? ऐसे अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस टेंशन अपने एरिया को मिनिमाइज करता है, तो ये अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और इधर से इसकी तरफ खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अब इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से एक अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, एफ अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, और वो फोर्स इतना ही लगाऊंगा जितना कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है। अगर सरफेस टेंशन के कारण लगा हुआ फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया, तो ये जो स्लाइडर है, ये जो पतला सा स्लाइडर है, ये स्लाइड होना रुक जाएगा। और वो कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना लग रहा था। सो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा था, टी इंटीग्रल ऑफ डीएल, यही लग रहा था। अब यहां पे जरा ध्यान देते हैं, मैंने अभी आपको बोला कि सरफेस टेंशन जो है फिल्म के केस में 2 फ्री सरफेस पे लगता है, तो हम इसके लिए 2 लेंथ कंसीडर करेंगे, एक ये और एक ये, 2 लेंथ कंसीडर करेंगे। सो अल्टीमेटली हमारे पास यहां पे हो जाएगा 2TL, ये हो जाएगा फोर्स सरफेस टेंशन के केस में। किसके? फिल्म के केस में। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू क्या बन जाएगा? 2L, ये हो जाएगा आपका फोर्स, और यही फोर्स यहां पे लगेगा जो कि अंदर सरफेस टेंशन के कारण खींचेगा। ये फोर्स आपका सरफेस टेंशन के कारण खींचेगा। सो अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू बन जाएगी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 2 इंटू क्या बन जाएगी? 2L बन जाएगी। ये हो गया आपकी फिल्म। सो फिल्म के बारे में बस आपको इतना जानना है कि कोई भी सरफेस फिल्म हो, चाहे वो लिक्विड की हो, सॉफ्ट सॉल्यूशन की हो, या फिर कोई ऐसे लिक्विड की हो, कोई भी लिक्विड की हो, अगर लिक्विड फिल्म है तो उसके 2 फ्री सरफेस होंगे और दोनों सरफेस पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, ठीक है ना। सो हम लोग कैलकुलेशन में वही हम लोग यहाँ पे 2L लेने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? अब ये हमारे पास होगी सरफेस जो है कि लिक्विड का फिल्म। इसको कॉपी कर लो पहले। इसमें चाहो तो ये मेंशन कर लो यहाँ पे कि लिक्विड फिल्म have 2 free surface. लिक्विड फिल्म have 2 free surface, और ये ऑलवेज 2 होगी, ध्यान रखना ना, ऑलवेज 2 होगी।
हो गया सबका डन? जल्दी ना। ये कंडीशन पता है, ये लिक्विड फिल्म का, इधर देखो ना, ये लिक्विड फिल्म का छोटा सा कंडीशन यहाँ पे जानना आप लोगों को इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के ना लिक्विड फिल्म के ही सारे कंडीशन बनेंगे, चाहे वो शॉप बबल हो, लिक्विड हो, ड्रॉप हो, सारे जिनकी फिल्म बनेगी वो उसके लिए हर जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा। वर्क डन निकालेंगे तो लिक्विड फिल्म आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं तो लिक्विड फिल्म आ जाएगा, सरफेस टेंशन निकालता हूं तो लिक्विड फिल्म आ जाएगा। इसलिए जानना जरूरी है कि लिक्विड फिल्म में दो फ्री सरफेस होंगे और उनका जो फोर्स होगा वो 2L के बराबर होगा। हम लोग तो ये फॉर्मूला हमेशा देखते आए हैं, हम लोग हमेशा शुरू से देखते ही आ रहे हैं फॉर्मूला, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात सिर्फ इसके लिए कि लिक्विड फिल्म के लिए भी यही होता है। समझ में आ गई मेरी बातें? अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं कि सरफेस एनर्जी क्या है। बेसिकली सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ इससे क्वेश्चन भी काफी पूछा गया, नीट में भी और 2-4 बार जेई में भी। समझ में आ रही मेरी बातें? सो सरफेस टेंशन का ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है। इसको समझना मतलब है कि सरफेस टेंशन का आधा काम तो आपने ऐसे ही कर दिया। फोर्स निकालना तो सीख ही गए आप लोग कि कैसे फोर्स कैलकुलेट करना है, टेंशन निकालना तो सीख ही गए आप लोग, बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन सीख ही गए आप लोग कि कैसे टेंशन काम करता है, कैसे वेट काम करता है। अब ये समझ गए तो इसका मतलब है कि आप लोग सरफेस टेंशन में 75% तक आप पहुंच चुके हैं, एकदम डन हो गया। ठीक है ना? चलो इसको समझते हैं हम लोग। हैं हम लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर ले लेता हूं मैं, एक कंटेनर, इस तरीके से एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भर दिया। क्या है इसके अंदर? लिक्विड। ये लिक्विड है, इसके अंदर कोई इंप्यूरिटीज नहीं है। इंप्यूरिटीज अगर नहीं मिली है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम, सरफेस टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम। और अगर इंप्यूरिटीज मिल गई है और वो भी इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू मिनिमम, और अगर सॉल्युबल है तो मैक्सिमम हो जाएगी फिर से सरफेस टेंशन की वैल्यू। सो अभी हम इसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू को क्या मान के चलना है? मैक्सिमम। ध्यान से समझना, यहां पे एक मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया मैंने, इस पॉइंट पे यहां पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया। ये मॉलिक्यूल्स अपने सेम बिरादरी वालों से घिरा हुआ है, मतलब सेम सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स होगा? एग्जैक्टली, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। सो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction always lead potential energy, intermolecular force of attraction always lead potential energy, लेकिन potential energy नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब है यहां पे जो मॉलिक्यूल्स लग रहा है, यहां पे मॉलिक्यूल्स जो है ए मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने कंसीडर कर लिया कि उसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यू है। मैंने क्या बोला अभी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये नेगेटिव में होती है कि पॉजिटिव में? एग्जैक्टली नेगेटिव होती है। अट्रैक्शन के कारण हमेशा जो है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। चाहे आप कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ो, अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। चाहे ग्रेविटेशन में पढ़ो, अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन के कारण अगर एनर्जी स्टोर हो रही है पोटेंशियल, तो क्या बनेगी? नेगेटिव। इतना तो कंफर्म है। आगे चलो,
चलो अब देखो अच्छा, अब मैंने क्या किया ध्यान से समझना कि यहां पे इसके चारों तरफ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी अट्रैक्शन सेम हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है। अब मैं इस ए मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करके इसको सरफेस पे ला रहा हूं। तो जब ए मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करके सरफेस पे लाऊंगा तो इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट ही तो करना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स खींचेगा और मैं खींच के ले जाऊंगा। वो पकड़ा उधर से, मैं उसको खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो देखो फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसके अगेंस्ट कर रहा हूं, उसके अट्रैक्शन फोर्स के। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब उसको यहां से ले जाते ले जाते ले जाते यहां पे ला दिया। वर्क डन जितना मैं उसको खींचने में लगाऊंगा, उसको यहां से जितना वर्क डन यहां तक ले जाने में लगाऊंगा, वो सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट होता जाएगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम तो होगा कि मिनिमम होगा। मैक्सिमम और मिनिमम कुछ नहीं, हम यहाँ पे कंडीशन मानेंगे कि U होगा, वो भी माइनस का U। अभी पता लगाएंगे कि कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। तो यहां पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है U, क्योंकि मैंने बोला था आपके पास वो नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी U। और A मॉलिक्यूल्स को खींच के हम सरफेस पे लेके आ गए B पॉइंट पे। A से स्टार्ट किया और डिस्प्लेस करके B पॉइंट पे लेके चला गया, B पॉइंट पे ले गया। अब जरा ध्यान देना, यहां पे जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का सारा रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो फ्री है। यहां पे चारों तरफ मॉलिक्यूल था। देखो जरा मैं इसको फिर से एक बार तुम्हें स्फेयर्स बना के दिखाता हूं। यहां पे ये पूरा मॉलिक्यूल्स था, चारों तरफ से मॉलिक्यूल घेर रखे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था यहाँ पे, -U। अब यहाँ पे केवल हाफ मॉलिक्यूल इसको खींच रखे हैं, तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना बन जाएगा, हाफ। कितना बन जाएगा, हाफ। अब देखना जरा यहाँ पे माइनस का U/2। तो देखो यहां -U, यहां -U/2, तो कौन ग्रेटर है, ये कि ये वाला ग्रेटर है, माइनस में कम है और ये माइनस में। तो सरफेस पे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, समझ में आ गया मेरी बातें। दूसरा कॉन्सेप्ट इसको ऐसे समझ लो, जो मैं अभी शुरुआत किया था कि यहां से मॉलिक्यूल को मैं खींच के ऊपर ले जा रहा हूं और इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके पोटेंशियल एनर्जी में। लेके जाते 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 यहां तक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम हो गया। तो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर होगा, उसके बल्क में होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम। समझ में आ रहा मेरी बातें। अब जरा यह एक चीज और देखना। तो यहां पे हम अपन एक कॉन्सेप्ट ये मेंशन कर लेते हैं, एक तो ये मेंशन हो गया, एक ये मेंशन कर लेते हैं कि द सरफेस मॉलिक्यूल हैव हायर potential energy as compared to bulk molecule। मतलब यहां पे मुझे वही मेंशन करना था जो मैंने मेंशन कर दिया कि जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी। किसके कंपैरिजन में, बल्क मॉड्यूल या बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन। क्लियर हुआ मेरी बातें। अब इसको ये ध्यान देना ना। अब दूसरा केस, अभी यहां पे मैंने लिक्विड को ना तो हीट किया और ना ही कूल्ड किया। जो टेम्परेचर था इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे उसको मैंने फाइंड किया है। अभी मैं क्या कर दिया, इस लिक्विड को हीटअप करना शुरू कर दिया। हीटअप करना शुरू किया तो हमारे पास क्या हो गया, जरा ध्यान देना इधर। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे
उनको एनर्जी क्या मिल रही है, ज्यादा। ज्यादा एनर्जी मिलने से उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब जरा ध्यान देना कि यहां पे, अब यहां पे कोई एक मॉलिक्यूल है ए, फिर एक मॉलिक्यूल यहां पे आपके पास है बी, और जब इसको हीट दूंगा तो यहां अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फिर से क्या होने लग जाएगी, मिनिमम। यहां पे अट्रैक्शन फोर्स था तब जाके मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी ना, अब यहां अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं रह गया, अब तो मिनिमम हो गया, तो इससे तो कम ही यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी फिर तो इस पॉइंट पे अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम। इसको मैंने बॉइल करना शुरू कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट पे इवोपरेशन हो रहा है एकदम। तो आप लोग ध्यान रखो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन वैनिश हो जाता था, गायब हो जाता था। मैंने बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो। तो यहां पे जब मैं इसको बॉइल करूंगा तो सरफेस टेंशन की वैल्यू फिनिश, सरफेस टेंशन की वैल्यू फिनिश, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया, जीरो। अब जरा ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया, जीरो। और अब जो है यही मॉलिक्यूल्स को जब मैं यहां पे ले जाऊंगा, तो अब देखना यहां से यहां ले जाऊंगा तो सरफेस पे, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बल्क के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होती है, तो वो एनर्जी यहां पे हो जाएगी यू, यहां पे यू होगी। यहां जीरो होता है, यहां पे क्या हो गई, यू, और यहां पे यू हो गई। और मैं इसको अभी भी हीट कर रहा हूं, तो और ये लिक्विड वाटर है, और वाटर जो है वेपोराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद एक मॉलिक्यूल यहां चला आया पॉइंट सी पे, और अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2u। अब देखो यहां पे स्टोरी बिल्कुल बदल रही है, ध्यान से समझना। जब लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, जब हम उसको बॉयल कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, या फिर हम उसको वेपोराइजेशन के लिए हीट कर रहे हैं, तो जो बल्क के मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, जीरो, क्योंकि उसका इंटर अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम हो जाएगा तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे उनका जो है कि सरफेस टेंशन गायब, और जब सरफेस टेंशन गायब तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिसअपियर, खत्म। तो यहां पे ऑलमोस्ट ए मॉलिक्यूल्स पे कब हो गया, जीरो। फिर जब वही मॉलिक्यूल्स यहां पे सरफेस पे गया, तो सरफेस पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है कि बेसिकली थोड़ा क्या हो, अच्छा क्यों बढ़ेगी यहां पे, इसके रीजन है, यहां पे चारों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स यहां पे जीरो लग रहा था, ऊपर से मैंने बॉयल कर दिया तो अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम हो गया बिल्कुल। यहां पे गया तो अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम है, लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रहा, वो किस में लग रहा, डाउनवर्ड में। तो यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई तुरंत, यहां पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना जनरेट हुई है, यू। और वही मॉलिक्यूल्स को मैंने फिर से इसको हीट करना शुरू किया, वो हीट हो रहा है, और यहां से जब वेपर में कन्वर्ट होकर मॉलिक्यूल यहां पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे सरफेस टेंशन तो जीरो होगा नहीं, सरफेस पे अंदर के बल्क का सरफेस टेंशन जीरो हो गया, यहां पे सरफेस टेंशन तो जीरो होगा नहीं, ठीक है ना। अब जरा देखो यहां पे कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 2u, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी u, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो ये कहलाएगा सरफेस एनर्जी एट वेपोराइजेशन। क्या कहलाएगा, सरफेस एनर्जी एट वेपोराइजेशन, सरफेस एनर्जी एट वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन के कंडीशन में ये बनेगा। अच्छा यहां वाले कंडीशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पे जो मॉलिक्यूल था उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ यू थी, उसको जब हम यहां पे लेके आए डिस्प्लेस करके, सो जो वर्क डन हुआ उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, स्टोर हुआ, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ए की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। यहां पे अब अगर कोई मॉलिक्यूल यहां आ जाता है, यहां पे आ जाता है, यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ जाता है, और ये पॉइंट सी है, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, जीरो। देखो जरा यहां पे, यहां जीरो, यहां मैक्सिमम, यहां मिनिमम, ये जब है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, ना टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया। लेकिन यहां पे जब हम उसको वेपोराइजेशन कंडीशन के लिए तैयार कर रहे हैं लिक्विड को, तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हीटअप होंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा,
कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। और फिर वो क्या बन जाएगा, जब ए बी पॉइंट तक वो मूव करके जाएगा मॉलिक्यूल्स यहां से, या बी सरफेस के मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और वो भी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। और अब अगर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होकर सी पॉइंट तक पहुंच रहा है तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। सो ये बन जाएगा सरफेस एनर्जी एट वेपोराइजेशन, और ये बन जाएगा सरफेस एनर्जी एट नॉर्मल टेम्परेचर एट द टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर सिमिलरली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको ये बता दिया सबसे पहले कि जो अट्रैक्शन के कारण एनर्जी होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसा कि मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन था। फिर मैंने ये बता दिया कि सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सरफेस एनर्जी है, वो हायर होती है कंपेयर टू बल्क मॉड्यूल के जो अंदर में होते हैं। देख लो हर जगह जस्टिफाई हो रहा है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी यू है तो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे मैक्सिमम है। ये तो बात जस्टिफाई हो रही है कि जो बल्क के मॉलिक्यूल की जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस के मॉलिक्यूल की सरफेस एनर्जी से कम है। समझ में आ गया? पहले इसको छाप लो फिर आगे चलते हैं। समझ में आया कुछ? फिर से एक बार रिवाइज करो, रिवाइज करना है। हेलो छोरी, रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज करना फिर से। इसको ठीक है, छाप लो। फिर मिटा के फिर से लिख लिख के समझाऊंगा ना, फिर तो रीजन है, क्योंकि ऐसे लिखा लिखा समझाना अच्छा नहीं लगता। देख रहे हो, नोट मटेरियल सब बना के ले आना पड़ता है, कितने कितने सारे बुक से निकालना पड़ता है कि क्या काम का चीज़ है क्या नहीं। तुम लोगों को तो बना बनाया मटेरियल मिल जाता है कि हाँ ये है, लेकिन वो मटेरियल को तैयार करने के लिए 2 बुक सामने 3 बुक रख के देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है, छापा है, क्या पता मैंने स्टूडेंट को बता दिया, वो जाके याद कर लिया और पता चला कि बुक में मिसप्रिंट है।
हो गया सबका? हो गया? रफ कर दूं? ए ये हेड डाउन कर लिया, बोल रही रफ कर दूं? चल रफ कर रहा हूं मैं, फिर से समझा रहा हूं, और इस बार अगर नहीं समझा तो दिमाग का खोपड़ी खोल दूंगा मैं। ताला है मेरे पास, सॉरी हाँ की है मेरे पास। चलो फिर से देखो, समझो, ठीक है ना? अभी सरफेस एनर्जी शुरू करूं मैं, समझ लिया ना? देखो फिर से समझा रहा हूं, समझ लेना इस बार, एकदम ध्यान से देना। और कौन सो रहा था? मैंने ध्यान दिया था, तुम, ठीक है ना? हाँ, और कौन सो रहा था? जब जब अच्छा, फिजिक्स की एक खास बात है, जब बातें थोड़ी बहुत समझ में आती हैं या नहीं आती है ना, तो आते हैं ऐसे देख दो। सही बोल रहा हूं? ऐसे ही करते हो ना तुम लोग? देखो इधर, अब समझो इधर, ये भी करती है कभी कभी, ये तो ऐसे कर ही रहेगी, मुंडी ऊपर नहीं उठाएगी। ठीक, चलो देखो, हमने क्या कंसीडर किया, हमने एक कंटेनर के अंदर, ये देखो एक कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड कंसीडर कर लिया, ठीक है ना? और अब थोड़ा ध्यान से दिल दिमाग लगा के समझना, नहीं तो जादू मंत्र मार दूंगा और फिर समझ नहीं आएगा। हमने क्या किया कि इसके अंदर एक लिक्विड जो है इस तरीके से फिल कर दिया, ये लिक्विड हमने इसके अंदर ऐसे फिल कर दिया। टेम्परेचर हम लिक्विड का चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर वही का वही है जो रूम टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर पे इसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है ना? टेम्परेचर में चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पे आप टेम्परेचर T इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दो, या फिर इन ब्रैकेट में लिख दो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अच्छा, इस पॉइंट पे यहां एक पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट ए पॉइंट पे एक मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल के ऊपर सारे आसपास के मॉलिक्यूल से कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। सो अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या जनरेट होता है यहां पे? पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सा मेंशन फिर से कर रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लीड करता है? पोटेंशियल एनर्जी को। क्या लीड करता है? पोटेंशियल एनर्जी को। और वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को लीड करता है। सो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, सॉरी ए पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या बन जाएगा? यू। और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यू। अब यहां पे मैंने नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यू कंसीडर कर लिया। और नेगेटिव क्यों बन रहा है? बिकॉज हम लोगों को ये तो पता है कि सारे अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी बनता है वो कौन सा एनर्जी बनता है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ो, कहीं पढ़ोगे अट्रैक्शन फोर्स आएगा वहां पे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक काम करता हूं मैं कि इस मॉलिक्यूल को अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक लेके आ रहा हूं मैं सरफेस पे। अब यहां तक जब मैं लेके आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ए मॉलिक्यूल है यहां अपने सेम सरफेस मॉलिक्यूल से, मतलब लिक्विड के अन्य मॉलिक्यूल से क्या है? वो अट्रैक्टेड है। तो उसको जब मैं उधर की तरफ खींच के ले जाऊंगा तो इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। उधर से अट्रैक्शन फोर्स खींचा, मैं खींच रहा हूं ऐसे ज्यादा फोर्स लगा के, फिर थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, फिर खींचा, फिर डिस्प्लेस हुआ, ऐसे तो वर्क डन कर रहा हूं कि नहीं उसको खींचने में? सो यहां से जब ए मॉलिक्यूल को मैं पॉइंट बी तक लेके आऊंगा तो हम उसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करेंगे, और वो वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता जाएगा? स्टोर होता जाएगा। अब जैसे वो सरफेस पे पहुंचा, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है दैट इज बी, उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए फिर? अब मैक्सिमम किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। पर कितनी होनी चाहिए ये देखना है। देखो यहां पे क्या है, इसके चारों तरफ जो है अट्रैक्शन फोर्स इक्वल अमाउंट में लग रहा, तो हमारा टोटल एनर्जी कितना बना? माइनस यू। लेकिन यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है केवल हाफ मॉलिक्यूल के कारण लग रहा है,
तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U/2। नेचर क्या बनेगा, पॉजिटिव की माइनस, माइनस, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और अट्रैक्शन फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस। अब जरा ध्यान दे देना कि ऐसे मॉलिक्यूल यहां भी होगा, 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 पूरे वाटर के सरफेस पे होगा। तो वाटर के सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी बल्क के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होती है। तो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट ये बन गया, हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट ये बन गया कि सरफेस मॉलिक्यूल हैव हायर पोटेंशियल एनर्जी as compared to bulk molecule। हमने बता दिया कि भैया जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हायर होती है, ज्यादा होती है, किसके कंपेयर में, बल्क के मॉलिक्यूल की। देखो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम कैसे है, देख U/2 नेगेटिव में तो मैक्सिमम ही तो है, ठीक है ना, और यहाँ U जो है आपके पास है नेगेटिव में, तो ये मिनिमम है। अब अगर ध्यान से देखना, कोई मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है, अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है C पॉइंट पे, तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, U की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। यहां पे अगर कोई मॉलिक्यूल आता है तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, 0। अब ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को। ये क्या बोलना चाहता है कि सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल हैं उन सब की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। सरफेस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने के कारण सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपने एरिया को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, मिनिमम एरिया अक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो स्टेबल रह सके। मेरी बात समझ में आ गई? अब क्या बोलना चाहता हूं, सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उनकी जो सरफेस एनर्जी है वो मैक्सिमम है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसीलिए वो मॉलिक्यूल अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्टेबल कंडीशन में रह सके। समझ में आ गई मेरी बातें? सो यहां पे ये मेंशन कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द हायर पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, नोट कर लो, बिकॉज ऑफ द हायर पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, of the surface molecule try to acquire minimum surface area। यह आपके पास जो है एक्वायर की स्पेलिंग देख लेना, सही है क्या, सी होगा, हाँ वही मुझे भी लग रहा था। फिर से बोलना जरा, ACQ, हाँ, एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि हायर पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहते हैं। क्लियर हुआ मेरी बातें? ये यहां पे आपके पास हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, यहां पे when T not constant, when T not constant, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हमारे पास क्या है, जरा देखो, ये हमारे पास। अब इसके अंदर फिर से मैंने लिक्विड को ऐसे फिल किया है और इसका जो है टेम्परेचर हम हीट कर रहे हैं, और ये जो है लिक्विड क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, वेपोराइजेशन कर रहा है। क्लियर हुआ? वेपोराइजेशन के केस में वेपोराइजेशन हो रहा है,
और वेपोराइजेशन में क्या हो रहा है जरा ध्यान देना। अच्छा देखो यहाँ पे इवापोरेट और वेपोराइजेशन दोनों अलग अलग कंडीशन है, पता है ना। वेपोराइजेशन और इवापोरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? वेपोराइजेशन और इवापोरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? इवापोरेशन के लिए हमें लिक्विड को हीट करना पड़ेगा और वेपोराइजेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होता है। जैसे कि सर्दी के मौसम में तालाब के पास जाओगे तो वहां से भाप बन के उड़ता रहता है, तो क्या हो गया? वेपोराइजेशन। और इवापोरेशन हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं और फिर वहां से भाप बन के उड़ना, वो हो गया इवापोरेशन। क्लियर हुआ मेरी बातें? तो इवापोरेशन के लिए हमने क्या दिया? हीट दिया। और वेपोराइजेशन किस पे हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक मिनिमम रूम टेम्परेचर, उस पे भी इवापोरेशन हो रहा है। सो यहाँ पे आपके पास जो है कि मैंने ऐसा मान लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, चेंज हुआ है, और यहाँ पे जो है इवापोरेशन या वेपोराइजेशन होना शुरू हो गया। यहां पे जैसे हीट बढ़ेगी ए मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, ज्यादा कम होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। ए मॉलिक्यूल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बन जाएगा? 0। अब अगर यही मॉलिक्यूल यहां पॉइंट बी पे आता है, बी पॉइंट पे, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल क्या बन जाएगी? यू। और अगर यही मॉलिक्यूल्स अगर यहां पे जाता है सी पॉइंट पे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? 2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सरफेस एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन या सरफेस एनर्जी ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन का हाफ होता है? यहां पे सरफेस यहां पे जो हीट है, यहां पे जो एनर्जी है उसका हाफ होता है सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के केस में। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इज हाफ ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो एग्जैक्टली ये हमारे पास बन जाएगा कि सरफेस एनर्जी इज हाफ ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ये आपके पास बन जाएगा। देखो यहाँ पे 2u है और यहाँ पे आपके पास u है, तो ये वेपोराइजेशन का जो एनर्जी है उसका हाफ है, तो जो यहाँ की हीट है उसका हाफ है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या बोलना चाहता है कि जो सरफेस एनर्जी है लिक्विड की, वो जो है कि वेपोराइजेशन की जो एनर्जी है, हीट है, उसका हाफ है। ये उसमें मेंशन कर लो। यहां पे जो एनर्जी की वैल्यू मिनिमम बनी है, यहां पे जो एनर्जी की वैल्यू मिनिमम बनी है वो किसके कारण बनी है? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कब कम हुआ? जब हमने इसको क्या किया? हीट किया। हीट करने पे उसका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम, ऑलमोस्ट यहां पे 0 हो जाएगी। अब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी बल्क के मॉलिक्यूल के कंपेयर में। ये तो हमने यहां भी देखा और यहां भी देख रहा हूं मैं। तो यहां जो है मॉलिक्यूल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में कम होगी, और यहां पे 0 है तो यहां पे U होगी और ये मैक्सिमम होगी। अब अगर यहां से कोई मॉलिक्यूल वेपर बन के ऊपर सी पॉइंट पे पहुंचता है, तो यहां पे इसके कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी, मैक्सिमम और ज्यादा 2u होगी। ठीक है ना? अब जरा यहां पे ध्यान दे लेते हैं, फिर से यहां मेंशन कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए किसमें? इसके केस में सरफेस एनर्जी हाफ ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर यहां पे हम लोग एक हेडिंग मेंशन कर लें, सरफेस एनर्जी एट वेपराइजेशन। ये हो गया सरफेस एनर्जी एट वेपराइजेशन। सो वेपराइजेशन के केस में जो इस सरफेस के मॉलिक्यूल की सरफेस एनर्जी है वो इस वेपराइजेशन हीट के हाफ होती है। क्लियर हुआ मेरी बातें? अब देखो जरा ये क्या बोलना चाहता है, इसको समझना। पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो ये क्या है?
पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये कितना है? पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ये कितना है? सो हम ये तो स्टेटमेंट क्लियर कर सकते हैं कि सरफेस की जो एनर्जी है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ की जो एनर्जी है वही तो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, उसकी हाफ होती है। क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट को छाप लो, अगर जो छापना है इसमें, उसके अंदर जो छापे हो उसमें छाप लो इसको। रफ करूं? अभी भी अगर किसी को डाउट है तो हमसे पूछ ले, अभी भी अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ ले। यहां पे हम लोगों ने एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या किया है, सिंपल सा, कि पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन किया है। मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U नेगेटिव, फिर यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स नहीं था। आपका पूछना ये हो सकता है कि सर यहाँ पे भी तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, फिर यहाँ पे डबल एनर्जी कैसे हो गया? क्योंकि मॉलिक्यूल वेपर बन के जा रहा है ना, तो दे हैव सम एनर्जी। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल किसके यहाँ पे क्या बन के जा रहा है? वेपर बन के जा रहा है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? इसलिए यहाँ पे इसकी एनर्जी इस सरफेस एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये कंडीशन इसका बन जाएगा सरफेस टेंशन का। अब अगला हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये रफ कर दूं क्या? अब समझ में आया? पक्का? टफ है? मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। अब आगे लिखो, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। जरा ये देखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास यहाँ पे। अच्छा एक चीज और देखो जरा, यहाँ पे ये समझना ना चीजों को। ये हमने जो कंटेनर लिया था, ये कंटेनर जो लिया था, इस कंटेनर में हमारे पास जो लिक्विड था वो कुछ इस तरीके से फिल्ड था, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल B था। तो देखो यहाँ पे जो B मॉलिक्यूल है इसका सरफेस एरिया फ्री ज्यादा है, यहाँ पे फ्री सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे फ्री सरफेस एरिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे जो है कि अट्रैक्शन फोर्स केवल इसके हाफ पोर्शन पे लग रहा है, हाफ पोर्शन पे ना, और बाकी हाफ पोर्शन तो फ्री है। यहाँ पे कोई भी सरफेस फ्री नहीं था, यहाँ पे सरफेस मैक्सिमम है फ्री, और इसीलिए यहाँ पे सरफेस एनर्जी भी मैक्सिमम थी। सो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास क्या हो जाएगी? U एरिया के। सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया। अब इसका मतलब दूसरा क्या बन जाएगा कि अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने हैं तो मैं क्या करूंगा? सरफेस एरिया की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। यही रीजन होता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपनी सरफेस को कम करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सके। अपनी एनर्जी को वो कम करेंगे, जितना एनर्जी कम रहेगी वो उतना शांत स्वभाव मेंटेन करके स्टेबल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। अगर उन्होंने सरफेस एनर्जी बढ़ा दी मतलब सरफेस एरिया बढ़ गई,
और अब सरफेस एरिया बढ़ गई तो क्या वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। नहीं बोलते हम लोग हैं कि ज्यादा एनर्जी है क्या जो बहुत शोर मचा रहा है, तो मतलब एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो शोर मचाना शुरू कर देगा, वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा। ये भी एक रीजन है जो कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, और उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, मिनिमम करने के लिए मॉलिक्यूल अपने सरफेस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। और वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो अपने एनर्जी को मिनिमम रख सके। समझ में आ गया मेरी बातें? अब तीसरा हमारे पास देखना जरा इधर, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा? सरफेस एनर्जी का कोई भी एक्चुअल में सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहां पे एनर्जी थी ही, वही एनर्जी यहां जाके तो मैक्सिमम हो गई, तो एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे चेंज इन सरफेस एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जो कि मैं पहले से बता रहा हूं कि वही पोटेंशियल एनर्जी होगी सरफेस एनर्जी। तो अब चेंज इन सरफेस एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास T इंटू डेल्टा ए के बराबर बनेगा। T इंटू डेल्टा ए के बराबर बनेगा। T क्या हमारे पास है? सरफेस टेंशन। ए क्या है? चेंज इन एरिया। इसको मेंशन कर देता हूं मैं यहां पे ना, ये आपके पास हो जाएगा चेंज इन सरफेस एनर्जी, और ये आपके पास हो जाएगा चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया, और ये क्या बन जाएगा? चेंज इन सरफेस एनर्जी। देख लो ना, यहां का एरिया मॉलिक्यूल का ऑल टाइम अट्रैक्टेड है, कहीं फ्री सरफेस नहीं है उसका। यहाँ अपर पे फ्री सरफेस मिल रहा, एरिया में चेंजेस हो रहा, उसका हाफ मॉलिक्यूल से ही अट्रैक्टेड है, हाफ तो फ्री है, सरफेस एरिया बदल गया यहाँ पे। सो चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन तो यहाँ पे लग ही रहा है ना, चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि सरफेस टेंशन इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया अपॉन में चेंज इन सरफेस एनर्जी अपॉन में चेंज इन सरफेस एरिया। एनर्जी का क्या यूनिट होता है और एरिया का क्या होता है? ये भी सरफेस टेंशन का एक यूनिट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। सो सरफेस टेंशन का यूनिट हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर। अब तुम ध्यान देना, वहां पे मैंने अभी एक प्रॉब्लम करवाया था 2ta स्क्वायर अपॉन में v, वो यहां पे बना देगा उसको। समझ में आ रहा ना सरफेस टेंशन? अब देखो, ये जूल पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट होता है, और यहां से डायमेंशन, एक तो वो भी होता है जो मैंने अभी आपको बताया था न्यूटन पर मीटर, लेकिन जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है। अच्छा, कैसे होता है जरा ये देख लेते हैं। चलो अपन इसको देख लेते हैं। टेंशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन। इसका क्या होता है? न्यूटन अपॉन में मीटर। यहां मीटर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहां मीटर का मल्टीप्लीकेशन, न्यूटन मीटर क्या बन गया? जूल, और मीटर मीटर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? तो वो भी आपका एक यूनिट है, कॉपी दैट। करे तेरे को यहां सोने के लिए क्लास में बैठाया हूं? हाँ फिर मारूंगा इतना ना, नालायक कहीं का। देख अभी तू बात बहुत कर रहा था जब मैं इधर पढ़ा रहा था, क्या बातें कर रहा था? बोल बोल बोल, क्या बातें कर रहा था? हमारे इलाके में आके हम ही से दुश्मनी?
सबने छाप लिया? छाप लिया? अभी आराम से पढ़ा रहा हूं तो नींद आ रही है, तेज बढ़ाता हूं समझ नहीं आता है। नाच के पढ़ाऊं हैं? तेज पढ़ाता हूं तो 1 फीट ऊपर से गायब, पता ही नहीं चलता कहां से निकल गया, ये हवा ही नहीं लग रहा। और अगर आराम से पढ़ाता हूं तो आराम से सत्यनारायण भगवान की कथा समझ के, ऐसा लगता गिर जाओगे एकदम। देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए फिजिसिस्ट बनो। समझ में आया क्या? अच्छा तुम्हें एक बात और बताता हूं, इसीलिए फिजिक्स थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होने के कारण, फिजिक्स के जितने भी टीचर होते हैं वो सब के सब नौटंकी इसीलिए करते हैं ताकि बच्चा जो है एक्टिव रहे। अदरवाइज पढ़ाते समय कोई भी नौटंकी नहीं किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कंटिन्यू पढ़ा दिया ना 20 मिनट भी जम कर, तो बच्चा का दिमाग हैंग ओवर हो जाएगा। एक तो इतना सा दिमाग होता है, ऊपर से कंसंट्रेशन दे दिया तो भी हैंग, खत्म, चलेगा ही नहीं। इसीलिए टीचर की मजबूरी हो जाती है बच्चों का एंटरटेन कराना, ताकि वो इसी बहाने जगे रहेंगे, दिमाग एक्टिव रहेगा तो समझेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब तुम सोचो एक टीचर तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करता है। एक तो तुम्हें कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, ऊपर से वो तुमको इंटरेस्टिंग बनाए रखना। समझ में आ रहा है ना? ये होता है। चलो अब जरा इधर देखो, ए लकड़ी लोग इधर देखो और बच्चा लोग इधर देखो। मैंने एक जो है बहुत बड़ा सा वाटर ड्रॉप ले लिया, कुछ इतना बड़ा सा वाटर ड्रॉप, जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, r। और इतने बड़े वाटर ड्रॉप को मैंने ब्रेक कर दिया बहुत छोटे छोटे कई सारे वाटर ड्रॉप में। देखो बहुत सारे वाटर ड्रॉप में छोड़ दिया, तो यहां पे इसकी सरफेस एरिया बढ़ रही है कि घट रही है? इधर बढ़ रही है, इधर सरफेस एरिया बढ़ रही है कि घट रही है? इधर सरफेस एरिया, अच्छा बताता हूं, देखो इधर का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से बराबर होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर क्यूब। तो R इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन में N पे 1/3। अब जो R की वैल्यू है, तुम्हारा सवाल सही है, कहां कंफ्यूज कहां हो रही हो, हम बता रहे हैं ना। R की वैल्यू अब इस रेडियस के कंपैरिजन में क्या हो गई, छोटी हो गई। अब देखना ध्यान से, यहां से जब मैंने इसको n नंबर ऑफ स्फीयर में तोड़ा तो इसका सरफेस एरिया की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। सरफेस एरिया की वैल्यू हो गई मिनिमम, तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू हो गई मिनिमम। अब अगर इसके सरफेस एनर्जी की वैल्यू हो गई मिनिमम, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। इसीलिए एक वाटर की छोटी सी ड्रॉप ज्यादा स्फीयर होती है बड़ी ड्रॉप के कंपेयर में। अगर वाटर की बड़ी ड्रॉप ले लूं तो तुरंत वो फैल जाएगी क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, लेकिन एक छोटी ड्रॉप लूंगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि उसके सरफेस की एनर्जी कम होगी। आप समझ में आ रहा है ना? तो इसकी, हाँ क्या किसी ने बोला, समझ में आ गया? तो इधर पे एनर्जी मैक्सिमम, इधर पे एनर्जी मिनिमम, इसको n नंबर ऑफ ड्रॉप में क्या किया, तोड़ दिया। ये हम बाद में देख लेंगे इसको।
समझ में आ गया मेरी बातें? अब आगे नोट कर लो कि सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड फिल्म, सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड फिल्म। सरफेस एनर्जी, अगला सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड फिल्म। धनुष को जानते हो? धनुष को, धनुष एक्टर है साउथ का, उसका एक गाना है, जुनून फिल्म जवां है फिल्म, सुना है ना? तो ये फिल्म है, ये है फिल्म, मैं तो फिल्म कहूंगा, फिल्म नहीं। समझ में आ गया? चलो अब देखो हम अपन क्या करने वाले हैं, अपन इसके साथ कुछ खिलवाड़ करेंगे। हमने कंसीडर किया एक फिल्म जो कि हम शुरू से कंसीडर करते आ रहे हैं। हमने यहां पे एक स्लाइडर रखा जो कि मैं बताया था, और इसके अंदर मैंने लिक्विड रख दिया, ऐसा एक लिक्विड की छोटी सी फिल्म बनी है। मैंने क्या किया था, यहां से पकड़ा था, लिक्विड के अंदर डिप करके बाहर आराम से निकाला, तो उस फ्रेम के अंदर एक लिक्विड की फिल्म बन गई। अच्छा, जब लिक्विड की फिल्म बनी तो लिक्विड के सरफेस टेंशन के कारण एरिया को कम करने की जब कोशिश करेगा, तो ये जो वायर है, जो फ्री वायर है, ये बेचारा डिस्प्लेस होके कहां तक चला आएगा, यहां पे चला आएगा, और इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कौन सा लगेगा, टेंशन का फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन वाला फोर्स। और ये जो डिस्प्लेस हुआ है यहां से यहां तक, ये कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है, dx, सरफेस टेंशन है। ये लिक्विड फिल्म है, तो लिक्विड फिल्म में टोटल कितने सरफेस फ्री होते हैं, 2 फ्री सरफेस, 2 फ्री सरफेस, इस साइड का भी और उस साइड का भी, इस साइड का भी और उस साइड का भी। अब ये बेचारा इधर सरफेस टेंशन, ये अपना मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, ये बेचारा इधर खींचा चला रहा है, खींचा चला रहा है। मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए यहां से एक फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स Fa, और अब ये अप्लाइड फोर्स इसके बराबर हो गया। सो अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, T इंटीग्रल इंटू dl। मैंने बोला कि फिल्म के 2 लेयर होते हैं, एक इधर फ्री, एक उधर फ्री, दोनों पे लग रहा है, तो यहां पे हो जाएगा 2l इंटू टी, और ये बन जाएगा अप्लाइड फोर्स के बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर। यहां पे आप मेंशन कर दो, यहां पे मेंशन कर दो, टेंशन फोर्स हो जाएगा 2l इंटू टी। अब जरा ध्यान देना, ये अप्लाइड फोर्स जो हमने इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लगाया था वो इसके बराबर है, और ये फोर्स इसको आगे की तरफ खींच रहा था स्टार्टिंग में, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया था, dx, और इसकी ये लेंथ कितनी थी, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एरिया। तो अब अगर मैं यहां पे टोटल वर्क डन निकाल दूंगा, तो अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास dx। अच्छा चलो इसको फिर से समझते हैं, ओरिजिनल एरिया कितना था हमारे पास, ये, और ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो जो चेंज इन एरिया बना कितना बना, ये। अच्छा जरा देखना, ये लेंथ एक तरफ की l है, उस तरफ भी तो l होगा, तो l और l मिलके 2l। तो अब हमारे पास देखना जरा क्या हो जाएगा, Fa की वैल्यू, अब 2l, ये वही 2l है, समझ में आ गया, l इधर का और l उधर का, फिल्म की 2 लेयर हो गई ना,
एक इधर का और एक उधर का, तो L और L 2L। अब हमारे पास अप्लाइड फोर्स की वैल्यू रख देता हूं, 2L इंटू टी इंटू क्या बन जाएगा, dx। देखो T इंटू 2L इंटू क्या बन जाएगा, dx। और ये हो गया आपकी विड्थ और ये हो गया आपका लेंथ। लेंथ इंटू विड्थ किसके बराबर हो गया, एरिया। सो अल्टीमेटली T इंटू डेल्टा ए। और ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इसको बोल सकता हूं क्या, ये एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल ही तो ये फोर्स खींच रहा हूं ना। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल चेंज इन एरिया, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समटाइम्स इसको कहीं कहीं पे कई सारे लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था ना वहां पे कि ये मॉलिक्यूल है, यहां का मॉलिक्यूल की एनर्जी U, सरफेस के मॉलिक्यूल की U/2। तो देखो एनर्जी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए अपन इसको लिख देते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है बल्क के मॉलिक्यूल के कंपेयर में, इसीलिए अपन डेल्टा U को लिखते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। सो ये देखो जरा, अब हमारे पास यहां से फॉर्मूला बन गया, और यही फॉर्मूला तो हमने पीछे डेराइव किया था, वही डेराइव किया था। तो देखो यहां डेरिवेशन बन गया, समझ में आ गया। इसकी यूनिट आपको पता है, इसकी यूनिट पता है, सरफेस टेंशन का यूनिट पता, सारा कैलकुलेशन। अभी इसमें अगर कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ लो और छाप लो। तुम लोग बहुत हंस रहे हो। क्या समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा, नहीं, हाँ समझ में आ प्रभा हैं, तुम तो होशियार हो, तुम्हें समझ में आ गया। और इसे समझ में आना, स्कोर करने वाले बच्चों समझ में आना चाहिए। अब तुझे पक्का, क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन विल वैनिस्ट, गायब, सरफेस टेंशन नहीं होगा। अच्छा, बॉइल करेंगे तो सरफेस टेंशन 0, समझ में आ रहा है ना, वो क्रिटिकल टेम्परेचर भी होगा। अभी उस दिन के लेक्चर में तो मेंशन करवाया था मैंने, क्यों चिंकी, करवाया था कि नहीं मेंशन? अगर समझ नहीं आया ना तो पूछ लियो, मैं जिंदा हूं, यहीं खड़ा हूं। इधर ये गोल, समझ में आया तुमको? सर वो 2L 2L कैसे आया? नहीं, हाँ 2L इंटू dx क्या, तो सिर्फ एरिया 2 लिया 2। नहीं तो, अरे अगर मैं L इंटू डी एक्स करूंगा, अगर मैं L इंटू डी एक्स करूंगा, यहां पे फिर से देख लेना, अगर मैं L इंटू डी एक्स करूंगा तो सिर्फ एक साइड का एरिया आएगा, तो सरफेस टेंशन तो इस साइड भी उस साइड भी लग रहा है ना, तो ये एरिया और वो एरिया भी लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हमने 2L ले लिया इंटू डी एक्स, ताकि ये टोटल एरिया, यहाँ पे 2A नहीं होगा, ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंटों के बीच में ना 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 ऐसा नहीं होगा, 2A नहीं होगा, ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ए। समझ में आ गया ना। वो क्या लिखा है एक्सटर्नल EXT, EXT, हट जाऊं, ठीक है।
हो गया। अ, क्या कोई डाउट है? सर वो एल इंटू डी एक्स किया तो एरिया आ गया। हाँ, और टू, अभी वही तो मैं बता रहा था। अभी तक हमने क्या समझा था, वही तो समझा रहा था कि अरे ए भगवान हमको पागल बना दे। ठीक है, ये देखो इधर, ये देखो इधर, ये देखो, ये फिल्म है, ये पूरा जो डस्टर है ये इतना थिकनेस का, इतना ये फिल्म है, ये फिल्म है, ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है, मतलब ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। इधर से ऐसे और इधर से ऐसे ये पैक है। देखो इधर से ये पैक है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। फ्री कौन सा है? सिर्फ ये वाला। और समझ में आ रहा है? तो अब इस सरफेस पे भी सरफेस टेंशन लगेगा, सरफेस टेंशन इमेजिनरी लेंथ पे ही लगेगा तो इसका एल, और इस सरफेस पे भी सरफेस टेंशन लगेगा तो इमेजिनरी लेंथ पे लगेगा तो इसका एल, और दोनों एल के कारण ही तो सरफेस टेंशन लग रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे 2L लेते हैं, लेकिन टेंशन सरफेस एक ही लेते हैं, क्योंकि वही सरफेस टेंशन इस लेंथ पे भी काम करता है और इस लेंथ पे भी काम करता है, इसलिए 2L लेते हैं दोनों साइड का। तो अगर एरिया में कमी आती है तो दोनों लेंथ के कारण कमी आएगी ना, लेकिन एरिया तो वही कम होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 2L ले लूंगा और ये 2L ले लूंगा तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एरिया ज्यादा कहां हो रहा है, एरिया तो सिर्फ इतना ही हो रहा है। इसका मतलब है कि इस साइड का भी एरिया और उस साइड का भी एरिया, जैसे कि इस साइड का भी एरिया और इस साइड का एरिया, इसको हटा दिया, यहां से ये था मैंने इसको हटा दिया तो सिर्फ इतना ही तो हटा है, इस साइड का भी लिया और उस साइड का भी लिया। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हटा कितना है? सिर्फ इतना, यही हटा है। तो इसका ये और ये L2L बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर और ये लेंथ और ये लेंथ, और ये कितना है? dx। तो L और L2L इंटू ये dx, तो ये टोटल एरिया निकल गया कि नहीं निकला? समझ में आ रहा है? देखो फिर से समझो, L इस पे सरफेस टेंशन, L इस पे सरफेस टेंशन, ये टेंशन T वही है, ये टेंशन T है, लेंथ अलग अलग है तो 2L हो गया। अब ये 2L कितना, इसी को तो डिस्प्लेस करेगा, ये dx को ही, तो 2L इंटू dx, तभी तो थिकनेस दिखाऊंगा ना। L और L थिकनेस दिखा दिया और dx ये डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, तो ये थिकनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट हट गया, तो वही तो एरिया बना ना, इसीलिए हमने वहां पे 2L इंटू dx किया है। ध्यान रखो यहां पे हमें ये नहीं लिखना है। अगला हमारा जो बनेगा वो लिख लो, वर्क डन इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप, वर्क डन work done in blowing a liquid drop और तुम सबका सूप और बबल, क्या है? नहीं, हम तो सूप कहेंगे। यूपी बिहार में सूप का मतलब जानते हो क्या होता है? सूप का मतलब होता है जिससे वो ऐसे ऐसे, हाँ यहाँ पे भी वही है। थैंक गॉड, मैं तो समझा दूसरे कंट्री में आ गया। समझ गए? ये होता है। तो ये सोप बबल है और यहाँ हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है, और हमें क्या निकालना? वर्क डन निकालना है। मैंने क्या किया, जरा ध्यान देना इधर, यहाँ पे एक बड़ा सा स्फीयर लिया जिसका रेडियस हमारे पास कितना? R है।
और इसको मैंने ब्रेक किया है n नंबर ऑफ स्फीयर्स में। सो ये हमारे पास n नंबर ऑफ स्फीयर्स है, ऐसे करके n नंबर ऑफ स्फीयर्स है, n नंबर ऑफ स्फीयर्स है। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, जरा ध्यान देना इधर, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, देखना ध्यान से इधर, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल एरिया। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फाइनल एरिया क्या, n नंबर ऑफ ड्रॉप है, तो क्या हो जाएगा n इंटू 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। फाइनल यही बनना n नंबर, और एक ड्रॉप की जो एरिया बनेगी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n नंबर ऑफ ड्रॉप की सरफेस एरिया हो गई, और माइनस आपके पास बड़ी ड्रॉप की सरफेस एरिया, तो 4 पाई इंटू क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। ये हो गया चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया। क्या कॉमन हो सकता है यहां से, कॉमन कर लूं क्या मैं, तो n आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, एरिया तो निकल गया, एरिया निकल गया। क्या वर्क डन निकाल लूं, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फिर जरा ध्यान देना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, T इंटू चेंज इन एरिया, और ये वर्क डन ही तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी के बराबर है। सही बोल रहा हूं कि गलत, यही है ना। तो मैं T इंटू चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये इक्वेशंस हमारे पास बन गया वर्क डन या फिर सरफेस एनर्जी ऑफ शॉप बबल। समझ में आ रहा मेरी बातें। अब जरा इधर और देख लो, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी ये जो जितना स्फेयर है, ये वाला जितना स्फेयर है, इस पूरे स्फेयर को मिलाऊंगा तो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। सो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल स्फेयर। होगा कि नहीं होगा, बिग वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर का, और स्मॉल कितना हो जाएगा n 4/3 पाई आर का। क्या क्या इसमें कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। यहां पे क्या बच गया हमारे पास, r क्यूब n r का क्यूब। मजेदार बात अब ध्यान से सुनना, यहां से आप जो है n की वैल्यू निकालो, यहां से n की वैल्यू निकालो। सो n की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, r अपॉन में स्मॉल r का क्या बन जाएगा, क्यूब। ये वैल्यू उठाकर आप n की जगह रिप्लेस कर दो। n की जगह रिप्लेस करोगे तो 4 पाई t इन ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, जरा बताना। यहाँ r अपॉन में r, और ये हो जाएगा क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, और ये इनटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, क्या कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, क्या बच गया r। अब जरा ध्यान देना इधर, मैंने यहाँ पे 4 पाई t और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में r माइनस का आर स्क्वायर। एक काम करो, ऊपर से सॉरी ये क्यूब है ना, आर स्क्वायर क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो यहां पे क्या बच गया, और यहां पे क्या बच गया, और यहां पे क्या हो गया आर स्क्वायर। ये देखो जरा, ये भी आपके पास चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ये आर को मैं यहां लिख देता हूं, ये चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज और देखो, अब मैंने यहां पे क्या किया, यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकाली। स्मॉल आर की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, n टू द पावर -1/3 r। ये वैल्यू उठा के फिर से मैं अगर इसमें पुट करूंगा, यहां पे देखो हमारे पास यहां पे क्या है, देखो जरा यहां पे हमारे पास अगर r और स्मॉल r गिवन हो और चेंज इन अगर
पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी निकालना हो और बड़े ड्रॉप का रेडियस और स्मॉल ड्रॉप का रेडियस निकालना हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। इस फॉर्मूले को और भी इजी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जरा देखना, 4 पाई और कॉमन कर लो तो ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब इंटू टी, यहां से हो जाएगा 1/r माइनस 1/r। तो ये भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका केवल बिग ड्रॉप का रेडियस और स्मॉल ड्रॉप का रेडियस गिवन हो, नंबर ऑफ ड्रॉप नहीं गिवन है। अगर मैंने यहां से स्मॉल आर की वैल्यू n⁻⁴ रखूंगा तो फिर जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके फॉर्म में बन जाएगा, नंबर ऑफ ड्रॉप के फॉर्म में। अब कैसा बनेगा जरा ध्यान देना, u इक्वल टू 4 पाई टी, n की वैल्यू आपके पास n है इंटू n⁻⁻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 ⁻
और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना इधर, ये बेचारा ये क्या बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर होने के बाद, मैं इसको थोड़ा सही लिख देता हूं 2/3, और ये बेचारा क्या क्या बन जाएगा आर का स्क्वायर। अब जरा फिर से देखना 4πt, और ये इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा n पे 1/3 प्लस का, और ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूं तो 4πr²t n पे 1/3 माइनस 1, ये तब आपके पास काम आएगा जब आपका पास केवल बड़े ड्रॉप की रेडियस और नंबर ऑफ ड्रॉप गिवन हो, और फिर चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो ये बनेगा। उसके बाद फिर एक और देखो, ये लास्ट है। इसके बाद अभी हमने किस में देख लिया, आर के फॉर्म में, उसके फॉर्म में। अभी ये कैपिटल आर वाले को अपन तोड़ देते हैं किसके फॉर्म में, ये कैपिटल आर को तोड़ देंगे तो n⁻⁴ और ये क्या बन जाएगा आर। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा चेंज इन एनर्जी 4πt, और n की वैल्यू हो जाएगी 1/3, और स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा 2, और ये r है तो r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा n पे 1/3 माइनस का 1। अब ये तब वैलिड होगा जब स्मॉल स्फेयर का रेडियस और नंबर ऑफ ड्रॉप गिवन हो। देखो सरकमटेंसेस हर समय चेंज है, यहाँ पे केवल नंबर ऑफ ड्रॉप नहीं गिवन है, बिग का रेडियस और स्मॉल का रेडियस गिवन है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ड्रॉप और बड़े का रेडियस गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप और छोटे का रेडियस गिवन है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये हर सरकमटेंसेस में अलग अलग काम करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बातें? सो ये पूरा जो है कि किसका हो गया आपके पास, ये लिक्विड ड्रॉप के केस में हमारे पास बना, ठीक है ना। और आगे जो है कि शॉप बबल के केस में भी ये यही बनेगा टोटल, क्योंकि हमारे पास हमने 2 सरफेस एरिया कंसीडर लेके काम किया। तो ये टोटल आपका आज का लेक्चर यही है। फिर आगे कंटिन्यू इसको फिर से जो भी है, कौन सा बनेगा इसके बाद वाला, जो भी बनेगा आगे का देखेंगे, ठीक है ना। चलो छापो इसको, बिना छापे छुपे कोई छोड़ेगा नहीं।